सोचिए, जब हमेशा के लिए इतना ही रह जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम थोड़े पास्ट में चलते हैं। चाइना में 1949 में एक रूल आया, कम्युनिस्ट रूल। माओ जेडोंग का रूल था सेंट्रलाइज कंट्रोल। लेकिन असली गेम चेंजर था 1978 में, जब चाइना के एक पॉलिटिशियन डेंग जाओपिंग ने कहा, इट डजंट मैटर इफ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज अलोंग इट कैचेस माइस। यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल कामयाबी। फिर चीप लेबर के दम पर मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य खड़ा हुआ। फिर चाइना ने अपना पूरा सिस्टम ही बदल डाला और यहाँ से चाइना ने एक नए रास्ते पर कदम रखा, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म का अनोखा मिक्स, जहाँ मार्केट की ताकत और सरकारी कंट्रोल दोनों एक साथ काम करते थे। और यही प्रैक्टिकल सोच ने चाइना को दूसरी सबसे बड़ी और अर्थव्यवस्था बना दिया। उधर चाइना ने 1978 में रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इधर इंडिया में 1991 तक हमारी अर्थव्यवस्था लगभग बंद रही। देश एक लाइसेंस परमिट कोटा राज में फंसा हुआ था, जहाँ कुछ भी बनाने और बेचने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी थी। और इसका रिजल्ट आया इनसफिशिएंट सिस्टम, स्लो ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर की क्रिएटिविटी पे ताला। आखिर 1991 में हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को आईएमएफ से लोन लेने की नौबत आ गई। तब जाके इंडिया ने रिफॉर्म स्टार्ट किया। चाइना ने रिफॉर्म स्टार्ट किया था 1978 और इंडिया ने स्टार्ट किया 1991 में। यानी ये जो 13 साल का गैप है, ये आज भी हमें पीछा करने नहीं दे रहा। 1980 तक इंडिया और चाइना लगभग बराबर थे, लेकिन 2000 आते आते चाइना 1 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया और इंडिया आधे पर ही रहा। ऐसा क्यों? डेंग जाओपिंग की सबसे बड़ी ताकत थी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर लेजर फोकस। उन्होंने स्पेस इकोनॉमिक जोन बनाए, फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया, चीप लेबर और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उन्होंने बनाया चाइना को दुनिया की फैक्ट्री। आज भी की तारीख में 28% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना से आता है। शायद आपके पास जो मोबाइल है वही चाइना में बना है। हमारी दिवाली की लाइट चाइना से आती है, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने पे भी मेड इन चाइना। जहां एक और बाकी देश सो रहे थे, वही चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को अपनी नेशनल प्रायोरिटी बना लिया था और इसी मैन्युफैक्चरिंग ने उसकी इकोनॉमी को सुपर पावर रखता थे। इधर इंडिया ने 1991 के बाद एक अलग रास्ता चुना। हमने मैन्युफैक्चरिंग के बजाय आईटी और सर्विस सेक्टर पे फोकस किया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी नई कंपनी देश की पहचान बनी। इंडियन कोडर एंड इंजीनियर ने दुनिया में नाम कमाया। लेकिन आईटी और सर्विस सेक्टर की एक लिमिटेशन होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग जितना मास जॉब क्रिएट नहीं कर पाता। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो पाती। यानी लाखों युवा रोजगार की दौड़ में पीछे रह जाते। उधर चाइना ने अपने करोड़ों लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में काम दिलाकर मिडिल क्लास बनाया और इधर इंडिया में सर्विस बेस्ड मॉडल में उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो पाई और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। चीन ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली, उन्होंने अपने देश की सूरत बदल दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसों की बारिश कर दी। आज चाइना के पास 40,000 किलोमीटर से ज्यादा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। वहां बने दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट और एयरपोर्ट, जो ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन बन चुके हैं। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि अपनी आर्थिक ताकत का हथियार बना लिया। तेज रेलवे, सस्ते लॉजिस्टिक्स और मॉडर्न सिटी ने मैन्युफैक्चरिंग को और भी कॉम्पिटिटिव बना दिया। उधर चाइना 40,000 किलोमीटर से ज्यादा बुलेट ट्रेन नेटवर्क खड़ा कर दिया और इधर इंडिया में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की घोषणा 2015 में हुई थी, लेकिन एक दशक के बाद आज भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। आज भी हमारे सिटी ट्रैफिक, पोल्यूशन और ओवर क्राउडिंग से जूझ रहे हैं। हमारे मेट्रो सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी पॉपुलेशन के बोझ तले दम तोड़ रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिखावा नहीं होता है, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है और चाइना ने ये बहुत पहले समझ लिया था और तुरंत एक्शन भी ली। चाइना ने सबसे बड़ा काम किया है वो है अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड बनाया। सिर्फ स्किल बेस्ड ही नहीं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ा। वहां बच्चे रोबोटिक्स और एआई प्रैक्टिकल लैब में सीखते हैं
और करोड़ों स्टूडेंट मार्केट में आते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इधर इंडिया में आज भी आउटडेटेड सिलेबस, रूट लर्निंग और एग्जाम बेस्ड सिस्टम है। आईआईटी और आईआईएम है लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा है। करोड़ों स्टूडेंट जॉब मार्केट में आते हैं लेकिन उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो पाती। इसीलिए इंजीनियरिंग डिग्री वाले लोग भी डिलीवरी ऐप में काम करते दिखने मिलते हैं। यानी चाइना ने अपने यूथ को इंडस्ट्री दी और इंडिया ने अपने यूथ को सिर्फ डिग्री दी। चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहां एक बार डिसीजन लिया तो प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोर्ट में केस, डिबेट, करप्शन, पार्लियामेंट में बहस, सब प्रोसेस को स्लो कर देते। अब असली सवाल ये है, क्या तेज डेवलपमेंट जरूरी है या डेमोक्रेसी की फ्रीडम? तो अब साफ है कि चाइना इंडिया से 5 गुना आगे है, लेकिन चाइना भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों, उसके पास भी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन क्राइसिस बढ़ रहा है, बुजुर्ग ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है, जीरो फ्रीडम है यानी लोग भी दबाव में, डिबेट क्राइसिस बढ़ रहा है। इंडिया के पास इसमें बेनिफिट है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन। अब सवाल ये है, क्या इंडिया जॉब क्रिएट कर पाएगा? अपनी एजुकेशन सिस्टम बदलेगी? अगर नहीं तो हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। और आने वाले 20 सालों में क्या इंडिया चाइना को पकड़ पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपने ग्रुप में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा अगला वीडियो रहेगा हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।